वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक। कोरोना के कहर वाले दौर में मुंबई डरी हुई थी कि कहीं चक्रवाती तूफान निसर्ग मुंबई को बर्बाद न कर दे। वो तूफान मुंबई के समुद्र किनारों से बेहद रफ्तार के साथ टकराया। 3 घंटे तक उसने अपना असर दिखाया, असर दिखाता रहा, लेकिन फिर तूफान के तेवर ढीले पड़ गए और इस तरह मुंबई के लोगों ने राहत की सांस ली। समंदर में ऐसा उफान मुंबई ने पिछले 129 सालों में नहीं देखा था। इस तरह कुदरत का कहर बीते 129 सालों में मुंबई पर नहीं गिरा। कान के पर्दे फाड़ देने वाली हवाओं की ऐसी आवाज बीते 129 सालों में नहीं सुनाई पड़ी थी। निसर्ग चक्रवात ने मुंबई पर चढ़ाई की तो तबाही के साजो सामान से लैस होकर मुंबईकरों ने किसी चक्रवाती तूफान की ऐसी हुंकार पहले कभी नहीं सुनी थी। स्पीड है, वो स्पीड पेस पकड़ रही है। आप वाशी ब्रिज पे आप देख सकते हैं अभी का अगर विंड स्पीड आपको बताएं तो ये 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे विंड चल रहा है। और जो मुंबई का यूजुअल मॉनसून होता है उसमें जो विंड स्पीड होती है वो मैक्सिमम 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार पे जाती है। अरब सागर में एक दबाव बना और उससे निकले निसर्ग चक्रवात ने लहरों को मुंबई के किनारों से जोर आजमाइश के लिए भेज दिया। लहरें जमीन पर टकराईं तो इसका असर आसमान तक पहुंचा। मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया। 20 किलोमीटर की रफ्तार से साए साए करती हवाओं के जोर से पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गए। छतों पर छाए टीन के टप्पर उड़ गए, मोटरसाइकिलें उड़ गईं। जैसा पहले से अनुमान था उसी के हिसाब से दोपहर करीब 3 बजे चक्रवाती तूफान निसर्ग समुद्र तट से टकराया और उसके साथ ही समंदर में ही जैसे तूफान उठ गया। समंदर में 6-6 फीट ऊंची लहरें उठने लगी। तमाम इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ झमाझम बारिश भी होने लगी। तूफान की आशंका से लोग पहले से ही घरों में कैद थे। तूफानी हवाओं में नवी मुंबई में बस स्टॉप के बोर्ड धरती पर आ गिरे। तूफान जब अपने शबाब पर पहुंचा तो चारों तरफ बर्बादी के निशान छोड़ने लगा। अब साइक्लोन करीब करीब हिट कर चुका है अलीबाग के पास में और उसके बाद ये विंड का स्पीड जो है, ये हवा की रफ्तार जो है वो और बढ़ सकती है। तब और किस तरीके से ये डिस्ट्रक्शन देखने मिलेगा वो देखना है। हालांकि अभी तक कोई बीएमसी के लोग यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। मुंबई के समुद्र तट पर निसर्ग तूफान के टकराने से पहले ही बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई। एयरपोर्ट पर भी सभी उड़ानों को रोक दिया गया। जहां खतरा ज्यादा था वहां से लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। मछुआरों को गुरुवार को भी समंदर में न जाने की हिदायत दी गई है। तूफान से निपटने का जिम्मा एनडीआरएफ के पास था, जिसने 20 टीमें तैनात कर रखी थी। खासकर कोरोना के काल में इस दो तरफा चुनौती से लड़ना ज्यादा कठिन काम बन गया। जो पहला कर्तव्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार का होता है कि लोगों की जान किसी भी हालत में बचाई जाए, और इसके लिए हम लोग इवैक्यूएशन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमको समय रहते जो प्रेडिक्शन मिल जाता है, फोरकास्ट मिल जाता है, तो इसके आधार पर इवैक्यूएशन होता है। तो इवैक्यूएशन कारगर हुआ है। इसका एक ही तरीका है समझने का कि लॉस ऑफ लाइफ नहीं के बराबर हो या नहीं हो। तो मुझे लगता है कि इवैक्यूएशन इस मामले में कारगर हुआ है, साइक्लोन निसर्ग में कारगर हुआ है। निसर्ग तूफान किसी के लिए खौफ का पर्याय था तो कहीं लोग वीडियो भी बनाते दिखे। वर्सोवा में अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया बेटी ट्विंकल के साथ तूफानी हवाओं में झूमते पेड़ों का वीडियो बनाते हुए दिखी। तो जुहू में अमिताभ बच्चन के घर के पास कई पेड़ों की डालियां टूट गईं। इस वक्त हम अमिताभ बच्चन के घर के बाहर जुहू में हैं और यहाँ आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा असर जो है वो दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि देख लीजिए बंगला तो है वो सुरक्षित है, काफी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर दी। कोरोना संक्रमण से जूझती मुंबई पर तूफान की मार दोहरे जख्म जैसी थी। अस्पतालों से मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। खुद मुंबई की मेयर आज सड़कों पर थी। जैसे एनडीआरएफ की जो टीम है वो तैनात है, फायर की हमारी टीम तैनात है, हमारे लाइफ गार्ड हर बीच के ऊपर वो खुद परसों से ही तैनात। ऐसा तूफान 1891 में आया था। इत्तेफाक देखिए, उसी साल मौसम विभाग ने तूफानों का आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज करना शुरू किया था। मुस्तफा शेख, विद्या और तनुश्री पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।
निसर्ग तूफान दिन में करीब 1 बजे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड जंजीरा में समुद्र तट से टकराया था। इसके अलावा रत्नागिरी से लेकर पालघर तक निसर्ग का असर दिखाई दिया। करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए इस तूफान के रास्ते में जो भी आया वो या तो बर्बाद हो गया या जैसे तैसे बच पाया। समंदर ने अंदर से उबाल मारा और जमीन पर तबाही का मंजर फैल गया। जमाने बाद अरब सागर में बने एक चक्रवाती तूफान का कहर कैसा था, इसको ये जहाज बता रहा है। अरब सागर में उठी तेज हवाओं के सामने हजारों टन वाले भारी भरकम जहाज के भी पांव उखड़ने लगे। रत्नागिरी में तेज हवाओं में सब कुछ बिखर गया। छत मानो हवाओं के साथ बहने के लिए मजबूर हो गई। इस मकान का ऊपरी हिस्सा ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। लेकिन ये तूफान सबसे पहले टकराया रायगढ़ के मुरुड जंजीरा में। बुधवार के दोपहर करीब 1 बज रहे थे, तभी गरज के साथ करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं समंदर तट से टकराईं और छोड़ गईं सिर्फ बर्बादी। तेज हवा थी, बड़े पेड़ है वो बिल्कुल धराशायी हो गए हैं और सिर्फ इक्का दुक्का नहीं 4 पेड़ है जो सिर्फ इस कंपाउंड में हुए। ऐसे सैकड़ों पेड़ है, हर नुक्कड़ पर या हर सड़क पर इस तरह का नजारा है। वहीं पर मैं दिखाना चाहता हूँ एक ये दूसरा और एक पेड़ है। जब हवा ने अपना रुख बदला था तो ये पेड़ का डायरेक्शन देखिए, उसका जो गिरा है वो दूसरी दिशा में गिरा है। करीब 2 घंटे तक तूफानी हवाएं यहाँ कोहराम मचाती रहीं। इसके साथ ही यहाँ बारिश भी शुरू हो गई। तेज हवाओं और बारिश के साथ कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए। रायगढ़ के अलीबाग से करीब 550 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में यह निसर्ग तूफान उठा। यहाँ से उसका लैंडफॉल सबसे पहले मुरुड जंजीरा में, फिर दूसरे समुद्री किनारे इसकी चपेट में आते गए। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक तूफानी रफ्तार से चक्रवाती तूफान गरजता बरसता रहा। शाम 5 बजे के बाद हालात थोड़े सामान्य होने लगे जब हवाओं की चाल मध्यम हुई। जो बारिश का सिलसिला इवन देर रात तक, रात को 11:30-12 बजे तक चलता जाएगा। इसके बाद स्लोली पुणे जिला के लिए बारिश धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। जब तक तूफान चल रहा था तब तक कोई नहीं जानता था कि हालात कैसे होंगे, कितनी बर्बादी होगी। लेकिन जब बगैर किसी बड़ी तबाही के तूफान की रफ्तार थमी तो लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आप बताओ क्या नुकसान हुआ है? हमारा तो घर का पतरा उड़ गया है, घर का वासर टूट गया है और सब लोड जमीन पे का तड़क गया है। मुंबई से सटे पालघर में तूफान ने जैसे ही हिट किया एक बारगी तो लोग डर गए। तेज हवाओं में पेड़ उखड़ गए, लेकिन शुक्र है कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। मुंबई से सटे पालघर में भी तूफान का असली ट्रेलर देखने को मिला। तेज हवाओं ने इस हरे भरे पेड़ को गिरा दिया, हालांकि किसी को नुकसान नहीं हुआ। ये पेड़ बीच में से ऐसा टूट गया है और वे बराबर घर पे गिर गया। नुकसान बहुत सारा हुआ है, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा उसमें। नहीं, किसी को चोट नहीं आएगी। तूफान का कहर उन इमारतों और संस्थानों पर पहुंच सकता था जिनका देश के विकास में अहम योगदान है। सबसे बड़ा खतरा पालघर के सबसे पुराने तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट को था। इस प्लांट को नुकसान पहुंचाने का असर बिजली सप्लाई पर हो सकता था। रायगढ़ में पावर, पेट्रोलियम, केमिकल्स और दूसरी कई अहम इंडस्ट्रीज हैं। वैसे 129 साल बाद आया तूफान बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता था, लेकिन तूफान की रफ्तार कई जगहों पर समंदर के किनारे आते आते धीमी हो गई। इससे एक बड़ी मुसीबत से मुंबई और महाराष्ट्र बच गए। अलीबाग से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान निसर्ग और उसके असर का दमन से लेकर गुजरात तक असर दिखाई दिया। समुद्री लहरें किनारों को तोड़ आगे बढ़ने को मचल रही थी। गुजरात में सूरत, द्वारका, वलसाड़ जैसे समुद्र तटीय शहरों पर निसर्ग की चोट पड़ी। समंदर के इस हाहाकार ने दमन को डरा दिया। यूं तो पहले से ही दमन चक्रवाती तूफान निसर्ग के निशाने पर था, इसीलिए बुधवार को जब ये तूफान दमन के समुद्री किनारे से टकराया तो किसी भूचाल की तरह दिखा।
निसर्ग साइक्लोन की वजह से जहां समुद्र उफान पर है तो वही एनडीआरएफ की टीम जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है। दमन के समुद्र किनारे पर ये एनडीआरएफ की टीम है जिसे डिप्लॉय किया गया है। आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे वो लगातार वार्निंग इश्यू कर रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं कि वो समुद्र में न जाए क्योंकि समुद्र में साइक्लोन तूफान आने वाला है, जिसके चलते वो समुद्र के अंदर न जाए। दमन से आगे समुद्री तूफान निसर्ग की आहट पूरा गुजरात महसूस कर रहा था। सूरत में सुवाली बीच पर तूफान की दस्तक से पहले ही एनडीआरएफ की टीम हालात से निपटने के लिए तैयार थी। द्वारका में भी समुद्र ने कम कोलाहल नहीं मचाया। यहाँ भी कोस्ट गार्ड की टीम पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी। गिर और सोमनाथ में निसर्ग तूफान की वजह से तेज हवाएं चली तो वहीं जमकर बरसात भी होने लगी। वैसे ही वलसाड भी समुद्री लहरों का ताव देखता रहा। तूफान से निपटने की तैयारी पहले से ही महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों में थी। उस पर से अच्छी बात यह रही कि 129 साल बाद आया चक्रवात बगैर तबाही के लौटता दिख रहा है। दमन से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। उधर अरब सागर से चला चक्रवाती तूफान निसर्ग ठंडा पड़ा तो उधर लद्दाख में 1 महीने से घुसपैठ करने वाला चीन भी अब ठंडा पड़ चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बात हुई तो लाइन पर चीन भी आ गया। उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि भारत और चीन अपने मुद्दों को आपसी बातचीत से सुलझाने में सक्षम है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के मुखिया जब एक दूसरे से फोन पर रूबरू हुए तो कोरोना वाले चीन की हालत खराब होने लगी। मंगलवार को दोनों नेताओं ने फोन पर करीब 25 मिनट तक बात की। ये बातचीत तो दूसरे कई कूटनीतिक और मानवीय मुद्दों पर हुई, लेकिन दो महाशक्तियों की दोस्ती से चीन को अपनी हैसियत का पता चल गया। नतीजा ये हुआ कि सरहद पर बीते 1 महीने से जोर जबरदस्ती और अवैध घुसपैठ करने वाले चीन के सुर बदल गए हैं। अब वो कह रहा है कि ये हम दोनों देशों का आपसी मसला है और हम बातचीत से सुलझा लेंगे। भारत चीन सरहद पर हालात स्थिर और काबू में हैं। दोनों देशों के पास सीमा से संबंधित बातचीत का पूरा तंत्र है। दोनों देश बातचीत के जरिए अपने मुद्दे को सुलझाने में सक्षम हैं। इस मामले में किसी तीसरे पक्ष के दखल की कोई जरूरत नहीं। दरअसल मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 की बैठक में शिरकत करने का न्योता दे दिया, जो इसी साल अमेरिका में होनी है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने G20 की अहमियत को खत्म करने के लिए ये दांव चला है, जिसका सदस्य चीन भी है। अमेरिका चाहता है कि G7 में भारत के अलावा रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हों। लेकिन दोनों नेताओं की बातचीत सिर्फ G7 की बैठक तक सीमित नहीं रही, बल्कि असल मुद्दा तो चीन का उठाया विवाद है, जो पूर्वी लद्दाख में बीते 1 महीने से चल रहा है। वैसे भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि लद्दाख में वो चीन की दादागिरी को चलने नहीं देगा। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत। कोरोना के वायरस ने चीन को दुनिया की नजर में एक विलन बना दिया है। भारत के लिए चीन न सिर्फ कोरोना के कारण आंखों में खटकता है, बल्कि लद्दाख में जब तब उसका नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण भी तनाव का कारण बनता है। इस बीच दुनिया की राजनीति तब गर्मा गई जब कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच मध्यस्थता की इच्छा जताई थी। Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yeah. Yes. They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India is not happy, and probably China is not happy. I would do that. You know, I would do that if they thought it would help. If I were the mediator or the arbiter, I would do that. So we'll see. Go ahead. हालांकि भारत के रुख से साफ है कि वो चीन से अपने सीमा विवाद को अपने दम पर हल कर लेगा। वैसे अब दोनों देशों के बीच सुलह समझौते की एक नई बातचीत शुरू होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत का स्तर और ऊंचा होगा। दोनों तरफ के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर आमने सामने होंगे। मुलाकात और बातचीत की तारीख 6 जून को तय की गई है। इससे पहले मेजर जनरल रैंक के अफसरों की 3 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।
लद्दाख पर चीन की हरकतें अब उसके लिए भारी पड़ रही हैं। अमेरिका का रुख भी बताता है कि वो LOC पर चीन की घुसपैठ से खुश नहीं है। ऐसे में 6 जून से होने वाली बातचीत के सकारात्मक नतीजों का इंतजार है। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी से निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है, जिसमें IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या की साजिश का उसे आरोपी बनाया गया है। 24 घंटे पहले ही ताहिर हुसैन पर दंगों के लिए पैसा इकट्ठा करने की चार्जशीट लगी थी। ये तस्वीरें तो याद होंगी आपको। ये छत है आम आदमी पार्टी से निकाले गए पार्षद ताहिर हुसैन की, जिन पर दिल्ली में दंगों की साजिशों का आरोप लगा था, और छत से दंगा फैलाने और हिंसा के लिए फेंके गए हथियारों और पेट्रोल बम का। इतना ही नहीं, ताहिर पर IB के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का संगीन आरोप भी लगा था। 3 महीने से ज्यादा समय हो गए। इसमें कई चार्जशीट दायर हुई है, जिसके मुताबिक IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या 10 लोगों ने मिलकर चांदबाग इलाके में की। हत्या के आरोपियों में ताहिर हुसैन, हलील सलमान और समीर शामिल थे। इसके अलावा 2 कुख्यात बदमाशों नाजिम और कासिम समेत 5 और लोग शामिल थे। पुलिस के मुताबिक ताहिर हुसैन न सिर्फ 25 फरवरी की चांदबाग की हिंसा में शामिल था, बल्कि उस हिंसा को भड़काने के लिए अंकित शर्मा की हत्या की साजिश भी रची थी। ताहिर हुसैन पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, जहां एक तरफ चांदबाग हिंसा में वो मुख्य आरोपी के तौर पर है और उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी, तो वहीं IB अफसर अंकित शर्मा की हत्या में भी वो मेन मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने महीनों की लंबी जांच में ताहिर हुसैन के बैंक अकाउंट खंगाले और यह भी खुलासा किया कि दंगों में ताहिर हुसैन ने बड़े पैमाने पर करोड़ों की फंडिंग की थी। अंकित शर्मा के शरीर पर 51 चोट के निशान थे। इस मामले में सलमान मुख्य आरोपी है, जिसके मोबाइल की वॉइस कॉल की जांच में अंकित के कत्ल के आरोपियों का खुलासा हुआ। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने ताहिर के खिलाफ 2 अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें उसे दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया गया था। दंगा भड़काने के लिए फंडिंग का गंभीर आरोप भी ताहिर पर है कि उसने इसके लिए 1 करोड़ 30 लाख की रकम जुटाई थी। अब दिल्ली पुलिस की तीसरी चार्जशीट में उस पर लगे संगीन आरोपों का दायरा और बढ़ गया है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।